हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। हम आपको आपका पीवाईक्यू जो पेपर्स हैं वो पेपर का सलूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था जिसमें मैंने आपको 2018 के आईडीडी वाले बच्चों के जो पेपर्स थे वो मैंने आपके साथ सॉल्व करके जो है वो दिखाया था। हम यहाँ पे सॉल्व टाइप के जो क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो मतलब जितने आपके आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखे हैं तो आप वो सारे एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपको फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रीवाई के हुए होंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हुए होंगे वो मैं आपको 3-4 पेपर 3-4 सेट जो है वो हर पेपर का करवाने वाली हूँ, जिसमें आज हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का ये दूसरा सेट होगा जहाँ पर जो भी सॉल्व टाइप के क्वेश्चन बने होंगे उनके जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। ये भी आपका आईडीडी वाले बच्चों का एक जो पेपर है, ठीक है। तो आईडीडी वाले बच्चों का ही प्रीवियस ईयर का ये पेपर है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठा रखे हैं। सभी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एज अ कॉमन पेपर हम लेते हैं तो सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। पहला जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था मैंने क्वेश्चन को जानबूझकर नहीं लिखा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा और उसी वजह से मैंने क्वेश्चन को जो है वो नहीं नोट किया है यहाँ पर। तो आपसे पहला पूछा गया है ICIDH, ठीक है। तो इसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। तो ध्यान से आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप आईडीडी से हैं तो आप ज़रूर ही 30-40 फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर आप किसी अदर ट्रेड से हैं तो जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो जितना भी पीवाईक्यू में आया हुआ है वो तो एटलीस्ट आप याद ज़रूर कर लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जैसे आप याद रखेंगे, जैसे हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था वो ICEC जो ECEC का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा गया था, जिसे हम ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आपका अगला फुल फॉर्म है जो कि AAIDD का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। जो आपका AAIDD इसी का फुल फॉर्म आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया था। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर ये हिंदी में जो है वो नोट डाउन किया था ताकि आप समझ सकें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इंग्लिश में फुल फॉर्म अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं या फिर आपको गलतियाँ हो जा रही हैं स्पेलिंग्स को लिखने में तो आप उसे हिंदी में याद करके इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा और आपका 1 नंबर बच जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। इसी वजह से अगर आप इंग्लिश में ना लिख पा रहे हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने एक जो फुल फॉर्म है उसको हिंदी में भी लिख के आपको दिखा दिया कि उसी फुल फॉर्म को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये AAIDD का फुल फॉर्म होता है, आप इसे अच्छे से करेंगे। अगर आपको जैसे आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो भी वो आपका सही ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। अगला आपका फुल फॉर्म है जो कि UNCRPD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो UNCRPD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप ज़रूर याद रखेंगे। आपको 100% चांसेस रहते हैं कि ऐसे फुल फॉर्म जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ। आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा जहाँ पर डेली जो भी टीचर्स होंगे वो आपको यही गाइड कर रहे होंगे कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, आप प्रीवियस ईयर को करिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ शुरू की है इसे आप सारे दोस्तों तक पहुंचाएं और इसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एग्ज़ाम टाइम तक जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए मैं आपको जितने प्रीवाईक्यू करवा दूंगी उसको अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपके सॉल्व टाइप के क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे और लॉन्ग टाइप के मैंने आपको पहले से वीडियो बना के दे रखा है, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के। तो आप उन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम बेहतर निकल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है तो उन्हीं सारे 10-15 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, 3-4 बार उन क्वेश्चनों को खुद से लिखिए।
उसके बाद याद करिए, उसके बाद आप दोबारा से खुद से लिखने का प्रयास करिए और फिर एग्ज़ाम में जाइए। देखिएगा 100% वहीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारे 10-15 क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग टाइप के दिए गए हैं उन पे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डेली करवा रही हूँ, आप इन क्वेश्चनों को करिए। अगला है आपका जिसमें आपको यूनाइटेड आपको जो यूनिसेफ है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बुक्स में जो है वो एजुकेशनल फंड भी दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको ना ध्यान रख करके आप ये ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उसी समय ये यूनिसेफ जो है वो स्टेबल किया गया था 1946 में, तो ये इमरजेंसी फंड के नाम से ही जो है वो बना था। तो आप यही ध्यान रखेंगे, एजुकेशनल फंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में जैसे आपसे बेंचमार्क विकलांगता के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे बेंचमार्क विकलांगता क्या होती है कि जो भी भारतीय कानून के हिसाब से, जैसे जो हमारा भारतीय कानून है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर 40% या उससे अबव की डिसेबिलिटी को लेता है तो उसे हम बेंचमार्क विकलांगता की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो PWD के अनुसार परिभाषा दी जाती है बेंचमार्क विकलांगता की, कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के अनुसार कहा गया है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ होता है एक निर्दिष्ट विकलांगता, मतलब 40% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 40% होना चाहिए या 40% एबव होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी डिसेबिलिटी 40% या 40% से एबव होती है उसे हम बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन दिया गया है, ज़रूर से याद रखेंगे। उसके बाद आपसे अधिगम अक्षमता के बारे में पूछा गया है, आप कैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के आंसर को मेंशन कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 नंबर के लिए पूरा 1 से 1.5 पेज भर देते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। जब क्वेश्चन का हमें मार्क्स कम मिलना है तो हमें अपने आंसर को भी उसी हिसाब से देना है, ठीक है, ये बातें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अधिगम अक्षमता के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर आप अधिगम अक्षमता को आप कम से कम 7 से 8 लाइनों में पूरी अपनी जो ये उसका आंसर होगा क्वेश्चन के, जैसे जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनके जो भी आंसर होंगे आप 7 से 8 लाइनों में लिखने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। अगर वो 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको पूरा 1.5 से 2 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के लेवल को देखिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, उसी हिसाब से आप अपने आंसर को देने का भी प्रयास किया करिए। अधिगम अक्षमता के बारे में आपसे पूछा गया था तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी एक परिभाषा देकर के अपनी पूरी अधिगम अक्षमता के बारे में आपको यहाँ पर ख़त्म कर देना है, ठीक है। अधिगम अक्षमता को एक्सप्लेन अगर आप करने लगेंगे तो वो तो बहुत लंबा है, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें 1 नंबर कैसे मिल सकता है उस क्वेश्चन का जवाब दे करके, ये मेन आपका फोकस होना चाहिए। तो अधिगम अक्षमता जो है वो 2 अलग अलग पदों से मिलकर बना है, एक अधिगम और एक अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखने से और अक्षमता का मतलब होता है किसी भी प्रकार की जो क्षमता है अगर उसकी कमी होती है तो वो अक्षमता कहलाती है। तो अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो जो सीखने की क्षमता में कमी होती है, मतलब जो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है या उनकी सीखने की क्षमता कम होती है तो उसी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक डायरेक्ट आपको MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अधिगम अक्षमता जो पद है सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको परिभाषाएं पूछी गई हैं, आपको एक परिभाषा देना पड़ता है यहाँ पर, तो वो परिभाषा मैंने इंक्लूड कर रखा है, ध्यान से पढ़िएगा और याद करके इसको ज़रूर जाइएगा। अधिगम अक्षमता की बहुत अच्छे से परिभाषित करता है ये परिभाषा। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित मौखिक भाषा के प्रयोग में समझने में शामिल एक या अधिक मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति से है, जैसे व्यक्ति के सोच में समस्या हो, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, अंगगणितीय ज्ञान के कौशल में उसे पूर्ण या आंशिक ज्ञान हो या उसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहा हो, तो इन सब तरह की समस्याएं, इन सब तरह की योग्यताओं की कमियों को ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं।
अगला आपसे पूछा गया था प्रारंभिक हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रारंभिक हस्तक्षेप। और प्रारंभिक हस्तक्षेप के आपके प्रकार भी पूछे जाते हैं कि कितने मॉडल्स हैं, तो वो आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपका ही सिलेबस में दिया गया है, यूनिट 4 में ये टॉपिक है, आप उसको जरूर एक बार पढ़िएगा। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है वो उन सेवाओं और सहायताओं को संदर्भित करता है जो छोटे बच्चे के विकास संबंधी देरी से जो है वो मदद करती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का जो तात्पर्य होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में अक्षमता या विकासात्मक भिन्नता को पहचानने की प्रक्रिया से होता है। मतलब जो प्रारंभिक पहचान हम कहते हैं इसको, तो प्रारंभिक पहचान से हमारा मतलब होता है कि बच्चे की शुरुआती समय में, जब बच्चा शुरुआत में है तो उसकी पहचान करना, ये प्रारंभिक हस्तक्षेप जो आपका वो होता है। और प्रारंभिक पहचान यहाँ हस्तक्षेप यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है कि जब हम प्रारंभिक पहचान कर लेते हैं। प्रारंभिक पहचान का मतलब है कि बच्चे के शुरुआती समय में आप जब उसकी पहचान करते हैं तो वो प्रारंभिक पहचान होता है। और प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आप बच्चे को प्रारंभिक पहचान के बाद जो सेवाएं देते हैं, जो सहायता देते हैं, जैसे हियरिंग एड प्रोवाइड करवाते हैं, बेहतर शिक्षा देते हैं, पुनर्वास जैसी सुविधाएं देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रारंभिक हस्तक्षेप को जो है वो संदर्भित करती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपसे टूस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया है, जिसे आप 2 बार असाधारण बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 2 बार असाधारण बच्चे से हमारा तात्पर्य होता है कि समान उम्र के साथियों की तुलना में प्रतिभाशाली जो है वो माना जाता है। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जिनको विकलांगता भी हो, मतलब किसी न किसी प्रकार की विकलांगताओं से वो ग्रसित हो, एक क्षमता के साथ बच्चे के अंदर एक तरह की क्षमता भी हो, प्लस उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की अक्षमता भी हो। मतलब उसकी एक प्रकार से वो असाधारण होता है अपनी अक्षमताओं की तरफ से, और दूसरी बात वो असाधारण होता है अपनी क्षमता की वजह से। तो ऐसे बच्चे जो एक क्षमता और एक अक्षमता को साथ में संलग्न रखते हैं और सामान्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं, सामान्य बच्चों से ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में, तो उन्हें हम 2E वाले बच्चे कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित करते हैं 2E से, और ऐसे बच्चों को ही हम 2 बार असाधारण बच्चे कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में भी आप याद रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है, शीतल देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे ही बच्चों को हम जो है वो 2E बच्चों की श्रेणी में रख सकते हैं कि जो बच्चे विकलांग भी हो, किसी न किसी प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, अधिगम अक्षमता हो, प्रमस्त की पक्षाघात हो, लोकोमोटर डिसेबल हो, लेकिन साथ ही साथ वो किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्कृष्टता रखते हो, सामान्य बच्चों से ज़्यादा प्रतिभावान हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, 2 बार असाधारण बच्चे कहते हैं। इन्हें हम 2E से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शीतल देवी ले सकते हैं, या फिर आप लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो ईशान अवस्थी मेन किरदार था, तो वो अधिगम अक्षमता से पीड़ित था, लेकिन उसमें आर्ट की बहुत अच्छी कला थी, तो वो भी आपके 2 बार असाधारण बच्चे हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें जो है वो आप याद रखेंगे। इनके पास एक प्रकार की कमी रहेगी तो दूसरी तरफ इनके पास ताकत भी रहती है। जैसे श्रेष्ठ शब्दावली हो सकती है, सामान्य बच्चों से उत्कृष्ट इनकी शब्दावली हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक कौशल इनका जो है वो खराब हो सकता है। उन्नत विचार और राय हो सकते हैं, लेकिन आलोचना के प्रति उच्च संवेदनशीलता हो सकती है। रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन संज्ञानात्मक और अध्ययन कौशल का अभाव हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं, एक तरफ उनमें किसी प्रकार की कोई प्रतिभा दिखेगी तो दूसरी तरफ उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी आपको दिखेगी। तो ऐसे ही बच्चों को कहते हैं। जिज्ञासु हो सकते हैं, विसंगतिपूर्ण मौखिक और प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। कल्पनाशीलता हो सकती है, ज़्यादा हो जाए, चालाकीपूर्ण वाले हो सकते हैं। रुचियों की विस्तृत श्रृंखला को स्कूल से संबंधित नहीं कर पाते हैं, और एक से अधिक शैक्षणिक जो प्रदर्शन है वो खराब प्रदर्शन वो कर सकते हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं ऐसे बच्चों की जो 2E वाले बच्चे होते हैं। जटिल मुद्दों में इनकी गहन अंतर्दृष्टि हो सकती है। लेखन अभिव्यक्ति में या मतलब पठन संबंधी जो कठिनाई है वो देखने को मिल सकती है। विशिष्ट प्रतिभा का उपयोग या रुचि क्षेत्र हो सकता है। जिद्दी, मनमौजी,
अभद्र आचरण, ये सब देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही बच्चों को हम टूई वाले जो हैं वो बच्चे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताए गए हैं। और इसी तरह के डेली अपडेट के लिए आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, सर्च करके आप जहाँ तक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है आरसीआई की, वो भी आपको शेयर की जाती है। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मटेरियल्स आपके अध्ययन के लिए जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो एक बार ज़रूर जुड़िएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हो उन क्वेश्चन को एक पतली सी कॉपी बनाकर उसमें नोट डाउन करके उसको रिवाइज करते रहिएगा। एग्ज़ाम तक आपके पास क्वेश्चन का एक भरपूर कलेक्शन होगा और उसी को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो 4 से 5 सेट मैं आपको हर एक पेपर का करवा दूंगी, जहां से मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।